हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में से काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिलीट किया हुआ है, हटाया हुआ है 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन जो टॉपिक बचते हैं उनमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस जा चुकी हैं, आपने उसको देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। लेकिन एक टॉपिक जिसका नाम है ग्रेफाइट एंड इट्स यूजेस, वो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को हमने दो सेक्शन में बांटा हुआ है। नंबर फर्स्ट सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन में हम क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। बट सेकंड सेक्शन में हम समझेंगे कि ग्रेफाइट के क्या इंपॉर्टेंट यूज हैं। काफ़ी सारे यूज़ होते हैं ग्रेफाइट के, लेकिन उनमें से जो शॉर्ट लिस्ट है उसमें से जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने से पहले, ग्रेफाइट को समझने से पहले हमें क्लियर करना होगा कि कार्बन क्या है। देखिए, आपने काफ़ी सारे एलिमेंट के बारे में सुना है, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, लेकिन उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है कार्बन। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना केमिस्ट्री का नंबर 4 क्लास 10th में, ये कार्बन पर ही बेस्ड है। इसका आपने हेडिंग, इसका नाम सुना होगा, कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड। तो कार्बन की पोजीशन क्या है ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। कार्बन की जो पोजीशन होती है वो 14th ग्रुप है, सेकेंड पीरियड है, इस पर भी वीडियो जा चुकी है, और आपने अगर नहीं देखी है तो आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। अब बात ये कि कार्बन का जो जिक्र आ रहा है, ठीक है, तो कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मैक्सिमम चीजों में कार्बन पाया जाता है। ग्लूकोज के फॉर्मूले में कार्बन होता है, और आपको पता है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, जितनी भी वेजिटेबल हैं, जो भी एडाइबल पार्ट है, तो उनके अंदर आपको कार्बन जरूर मिलता है। ठीक है, परसेंटेज थोड़ा अलग अलग होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन कार्बन प्रेजेंट होता है। खुद कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में कार्बन है, तो मैक्सिमम चीजों में कार्बन मिलता है। अब कार्बन की एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें एक ही प्रकार का एलिमेंट पाया जाता है, उसको हम एलोट्रॉप कहते हैं। कार्बन की 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। अभी फिलहाल 3 यूज किए जाते हैं, बाकी हो सकता है इन फ्यूचर और भी ऐड हो जाए, लेकिन फिलहाल कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं जो करंटली यूज में आते हैं, जिसमें से एक नाम वो है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, यही मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ यहां पे। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है, एक वो स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ कार्बन ही कार्बन आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन है, पोटेशियम है, सल्फर है, कोई और एलिमेंट आके जुड़ गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि एलोट्रॉप का क्या मतलब होता है। इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, जब आप ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं, ये मैंने यहां पर साइड में एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर सिर्फ इतनी है, और भी ज्यादा लेंथी होती है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बना दिया है यहां पर, ठीक है। बेसिक पैटर्न इसी तरह का मिलता है, ठीक। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम जुड़ा होता है, लिंक्ड रहता है विद द 3 अदर कार्बन एटम। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन है 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो स्ट्रक्चर गलत हो गई है। रूल क्या होता है केमिस्ट्री का कि एक कार्बन का एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ने की क्षमता रखता है, क्योंकि टेट्रावैलेंट कैरेक्टर बोलते हैं ना, कार्बन का कैरेक्टर कैसा होता है? टेट्रावैलेंसी का, मतलब 4 से जुड़ने की क्षमता रखता है। बल्कि 14 ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, वो सभी 4 से जुड़ने की क्षमता रखते हैं, और कार्बन उनमें टॉप पर आता है। तो 4 से जुड़ना चाहिए था ना, लेकिन ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम बाकी 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ता है, और फोर्थ पर फ्री रह जाता है, ठीक है। तो 4 से जुड़ने की क्षमता थी, लेकिन 3 से वो जुड़ता है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, तो फोर्थ नंबर तो खाली रह गया ना। तो इसी बेसिस पर यहां पर कहा जाता है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसी स्ट्रक्चर से ट्रेवल कर सकती है, उसी मटेरियल से पास आउट होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और यहां पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर?
तो इसी टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि भाई ग्रेफाइट क्यों गुड कंडक्टर माना गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब आगे चलते हैं। तो एक कार्बन एटम बाकी 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है, ठीक है। 4th नंबर जो है वो फ्री है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री रहता है, इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करने का जिक्र करते हैं कि भाई ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो 1 कार्बन एटम लिंक्ड विद द 3 अदर कार्बन एटम, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना, 3 अदर कार्बन एटम, ठीक है। इस पूरे स्टेटमेंट की मेन लाइन है ये। बाय कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड देखिए जनरली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड बनता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। ध्यान से देखिए, ये कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच जब भी बॉन्ड बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। जो मेन वर्ड है मैं उनको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, आप उसको रजिस्टर में नोट कर लेना और ध्यान रखना। तो एटम्स कैसे कनेक्ट रहते हैं कार्बन के, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, एंड रिजल्ट्स इन हेक्सागोनल रिंग्स। अब ये हेक्सागोनल रिंग्स क्या है, आप ध्यान से देखिए इसको, ये कार्बन 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 कार्बन, तो ये 6 कार्बन हो गए, है ना, तो ये हेक्सागन बन गया है, एक हेक्सागोनल रिंग बन गई है। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम बाकी 3 कार्बन एटम से जुड़ता है और आपस में जुड़ते हुए कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा एक हेक्सागोनल रिंग बना लेता है, और ये एक हेक्सागोनल रिंग दूसरी रिंग से कनेक्ट रहती है, दूसरी रिंग फिर तीसरे से कनेक्ट रहती है, फिर तीसरी रिंग चौथे से कनेक्ट रहती है, तो इस तरीके से जुड़ते हुए एक पूरी शीट बना देता है, एक लेयर बना लेता है। उसी लेयर का जिक्र यहां पर किया गया है, एंड रिजल्ट्स इन हेक्सागोनल रिंग्स विच आर अरेंज्ड इन लेयर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाइन है ये क्या एक तरह की लेयर है, तो लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, लेयर कार्बन एटम्स, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है। इसी तरीके से नीचे की साइड आप देखिए, यहां पर भी हेक्सागोनल रिंग है, ये फर्स्ट हेक्सागोनल रिंग, ये सेकंड हेक्सागोनल रिंग, और इस तरह से और भी बहुत सारी जुड़ी होती हैं, मैंने सिर्फ 2 को ही यहां पर अटैच करके दिखाया है, ठीक है ना। तो ये लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, ये सेकंड हेक्सागोनल रिंग, ये सेकंड लेयर, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, और एक लेयर में 2 बेंजीन की स्ट्रक्चर नहीं होती है, 2 हेक्सागोनल रिंग नहीं होती है, काफी सारी रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में क्या होता है, शीट्स होती हैं, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बीच में डॉटेड लाइन क्या है, ये डॉटेड लाइन है वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस, ठीक है। तो ये क्या है, वीक फोर्सेस, जिनके जरिए एक लेयर दूसरी लेयर से कनेक्ट रहती है, ये वीक वान डर वाल फोर्स होती हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम बाकी 3 कार्बन एटम से जुड़ता है, जबकि जुड़ने की क्षमता 4 से थी, लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पर रह जाता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे एक लास्ट जो आपको डाउट हो रहा होगा शायद, कि भाई ये किनारे पर जो कार्बन है ना, 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है, 3 से बोला गया था, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया अभी कि यहां पर कोई लिमिट नहीं होती है कि भाई 2 ही यहां पर बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है, आपको 2 ही हेक्सागोनल रिंग बनानी है। अगर आप यहां पर एक और रिंग अटैच करेंगे तो ये भी 3 से जुड़ गया, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी रिंग्स कनेक्ट होती हैं आपस में। क्लियर, डाउट खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने समझा अभी कि भाई ग्रेफाइट है क्या, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज ग्रेफाइट, तो आप क्या आंसर करेंगे, एक डेफिनेशन देंगे, बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन, और साथ में एक डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और उसको लेबल कर देना आप कि भाई ये वीक फोर्सेस होती हैं, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है कार्बन एटम की, या फिर यहां पे ये भी लिख सकते हैं आप लेयर ऑफ
लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ सेवरल हेक्सागोनल रिंग्स। फर्स्ट लेयर, फिर ऐसी सेकेंड लेयर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का सेकेंड सेक्शन, और वो है ग्रेफाइट के यूजेस। क्या यूज होते हैं ग्रेफाइट के? नंबर फर्स्ट, इट इज मेन इंग्रेडिएंट इन लुब्रिकेंट्स लाइक ग्रीस एटसेट्रा। देखिए, सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। लुब्रिकेंट्स का मतलब एक ऐसा मटेरियल जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता हो। जैसे आप साइकिल का यूज कर रहे हैं, आप बाइक का यूज कर रहे हैं, या फिर कोई मशीन है जिसमें पार्ट्स के बीच में कोई मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस लोकेशन पर जब लगातार मूवमेंट होती है ना उन दो पार्ट्स के बीच में, तो वहां पर लगातार फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से चीजें वहां पर घिसने लगती हैं। ठीक है, तो उस चीज को कम करने के लिए, फ्रिक्शन होना तो जरूरी है, लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो वो पार्ट्स डैमेज हो जाएगा, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ग्रीस। अब ग्रीस कोई एक मटेरियल नहीं है, ग्रीस में काफी सारी चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज वो क्या है, ग्रेफाइट। और वही हमारा टारगेट है कि ग्रेफाइट के यूज क्या होते हैं। तो फर्स्ट यूज, ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल में हमने ग्रीस लिया जिसमें काफी सारी चीजें होती हैं, उनमें से एक चीज जिसका नाम है ग्रेफाइट। तो ये तो हमें क्लियर हुआ इसका यूज है, पर लेकिन कैसे काम करता है, थोड़ा सा और मैकेनिज्म लेते हैं उसके लिए। इट रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड दस फॉर्म्स थिन लेयर ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर से, जो हमारे वातावरण में जो वाटर वेपर्स होती हैं उनके साथ रिएक्शन करता है। ये ग्रीस के अंदर प्रेजेंट था, लुब्रिकेंट के अंदर प्रेजेंट था ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जैसे कांटेक्ट बनाएगा एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ एंड रिजल्ट्स टू फॉर्म। और क्या फॉर्म करेगा, उस ऑब्जेक्ट पर, जिन पार्ट्स पर, जिस पार्ट पर आप अप्लाई करना चाह रहे थे ग्रीस, या आपने अप्लाई किया है, तो उस पार्ट पर एक लेयर बना देता है, एक फाइन फिल्म जनरेट कर देता है, एक परत बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस हो रहा है हमने ये भी क्लियर कर लिया। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और एक और खास बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास तक पहुंच सके, और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, कैसे रिड्यूस करता है ये भी हमने प्रोसेस समझ लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर सेकेंड, इन पेंट्स वेयर इट्स अ पाउडर प्रोवाइड्स ऑथेंटिक प्रोटेक्शन फॉर वॉल्स। दीवारों को एक मजबूती प्रोवाइड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब आप पेंट अप्लाई करते हैं, और उस पेंट में काफी सारी चीजें होती हैं, उनमें से एक मटेरियल जिसका नाम है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट पेंट में प्रेजेंट होता है, और ये क्या काम करता है, ये दीवारों को जिस पर आप पेंट अप्लाई कर रहे हैं उस पर एक लेयर के रूप में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपकी दीवारें सुरक्षित रहें। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नंबर थर्ड, इन न्यूक्लियर रिएक्टर एब्जॉर्ब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। देखिए, ये तो काफी बड़ा टॉपिक है, जितना भी एक्सप्लेन करेंगे उतना कम ही रह जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का यूज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में कि फुल्ली जो लाइफ है ना ह्यूमन की, वो इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे ही हैंडल हो पाएगी। सारे काम आज की तारीख में अगर करंट लेटेस्ट आप चेक करते हैं तो भी 90% से ज्यादा वर्क जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड हो गया है। पहले समय में कपड़े धोने के लिए वो अलग सिस्टम चलता था, समझ रहे हैं आप, बड़ा सा पत्थर और ये सब चीजें। तो हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए, गेहूं पीसने के लिए वो टाइप की वो चक्की वगैरह टाइप से होती थी, है ना, लेकिन अभी क्या है, सब कुछ चेंज हो गया है। तो सारी चीजें लगभग इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड होती जा रही हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर जब हम फोकस करेंगे तो उनमें काफी सारी लिस्ट आती है ना, काफी सारे मेथड होते हैं जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक, जनरेट कर सकते हैं। उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट एक वो स्ट्रक्चर है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है यूरेनियम का इस्तेमाल करके, और यूरेनियम की जब बम्बार्डिंग कराते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है, सिंगल न्यूट्रॉन के साथ,
तो वहां पर एक रिएक्शन चलती है जिसके रिजल्ट में 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है। लेकिन 3 में से हमें 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना होता है। अगर हमने 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया, 1 न्यूट्रॉन बचेगा, वो फिर से बम्बार्डिंग करेगा, फिर से रिएक्शन चलेगी, तो रिएक्शन कंट्रोल्ड मानी जाएगी, ठीक है। और हर रिएक्शन के लास्ट में ट्रेमेंडस एनर्जी बनेगी जिसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो पाएगा। लेकिन अगर 3 में से हमने 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं किया तो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, जो एक बहुत बड़े विनाश का, डिजास्टर का कारण भी बन सकती है। इसीलिए 2 जो न्यूट्रॉन है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है, उनको एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। और वो किस तरीके से एब्जॉर्ब किए जाते हैं? ग्रेफाइट का इस्तेमाल करके। क्लियर? तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर एब्जॉर्ब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में कौन काम आता है? ग्रेफाइट। और ये ग्रेफाइट का एक यूज हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज लेते हैं, नंबर 4। ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को बनाने में। पर क्यों? ऐसी क्या क्वालिटी है ग्रेफाइट के अंदर? अभी हमने फर्स्ट सेक्शन में समझा, फर्स्ट पार्ट में समझा वीडियो के, कि भाई ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर क्या है। तो वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक कार्बन का एटम बाकी 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। 4 से जुड़ने की क्षमता थी ना, पर सिर्फ 3 से जुड़ता है। तो 4th जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्री रह जाता है। उसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और इसलिए कहा जाता है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज को बनाने के लिए? इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, नंबर 5 पर। ग्रेफाइट के एक डेरिवेटिव, ग्रेफाइट का एक डेरिवेटिव, वो एक ऐसा डेरिवेटिव है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको हम ग्राफीन के नाम से जानते हैं। और ये अब तक की रिसर्च में सबसे टफ मटेरियल माना जाता है, सबसे हार्ड मटेरियल माना जाता है। ऐसा नहीं है फाइनल है, हो सकता है आगे आने वाले समय में कोई और भी हो। ग्राफीन एक बहुत ही ज्यादा टफ मटेरियल माना जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है। तो अब यहां पर इसकी क्या क्वालिटी है उसको देखते हैं। रोल्ड सिंगल ग्राफीन शीट, रोल्ड सिंगल ग्राफीन शीट इज 10 टाइम्स, आप ध्यान से देखना, 10 टाइम्स लाइटर, ठीक है, एंड 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, 100 गुना स्ट्रॉन्ग है स्टील से, और हल्का बहुत है। तो बेस्ट क्वालिटी हो गई ये। तो भाई हल्का भी है और मजबूत भी बहुत ज्यादा है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ग्राफीन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसमें? एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बनाने के लिए। जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं या और भी स्पोर्ट्स के फील्ड में प्लेयर्स हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, और लेकिन उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहां पर ग्राफीन का इस्तेमाल किया जा रहा है स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट को बनाने के लिए। जो प्लेयर्स हैं जब स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें ज्यादा वजन भी महसूस ना हो, और मजबूती की अगर बात है तो बेस्ट, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले होती है, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफीन का इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, एयरक्राफ्ट में, और बहुत सारी चीजों, मेडिकल साइंस में बहुत यूज हो रहा है ग्राफीन का, आर्टिफिशियल हार्ट में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि भाई ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कैसे हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट में हमने समझा वीडियो में कि भाई ग्रेफाइट के यूज क्या है। वैसे तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन उनमें से 5 यूज को हमने क्लियर किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए सभी वीडियोस को जो भी साइंस वर्ल्ड चैनल पर अपलोड होती हैं, और मैक्सिमम शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।